एवं शब्दों का संक्षिप्तीकरण करना। शब्दों का सही समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण करना। शब्दों का समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण करना। संक्षेप में लिखना, यानी दो या दो से अधिक पदों का परस्पर मेल होना और उनमें विभक्तियों का लोप होना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। विभक्तियों का लोप होकर समास के जो पद होते हैं वो समीप आ जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे तन, मन, धन, इसमें एक से ज्यादा पद है। राजकुमार, इसमें दो पद है। यानी प्रत्येक समास में दो या दो से अधिक पद होते हैं। कितने पद होते हैं? दो या दो से अधिक पद होते हैं। यानी दो या दो से अधिक पद वाला समास तो कौन सा हो गया? तन, मन, धन। यानी जब हम इसका समास करने लगते हैं तो इसमें विभक्तियां आ जाती हैं, तन और मन तथा धन। और जब दो पद वाला राजकुमार शब्द है, ये दो पद वाला समास है। इसमें अगर हम उसका समास वगैरह करेंगे तो क्या हो जाएगा? राजा का कुमार। जब समीप आ जाएंगे, जब इन दोनों पदों को समास समीप लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? राजकुमार। यानी अर्थात राजा का कुमार राजकुमार होता है। और समास के प्रकार पदों के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं? पदों के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। 4 भेद कौन से? देखो, वह समास जिसमें पहला पद प्रधान होता है, वह समास जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, वह समास जिसमें न तो पहला पद प्रधान होता है, न ही दूसरा पद प्रधान होता है, न ही दोनों पद प्रधान होते हैं, बल्कि कोई अन्य ही पद प्रधान होता है। वह समास जिसमें कोई अन्य अर्थात तीसरा पद प्रधान होता है, जो अदृश्य होता है, जो दिखाई नहीं देता। इन्हीं दोनों पदों के आधार पर हम तीसरे पद तक पहुंचते हैं। वो समास क्या कहलाता है? और उस समाज में क्या होता है? अन्य पद प्रधान होता है। वह समाज जिसमें केवल और केवल पहला पद प्रधान होता है, वह समाज जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। यानी पहला पद कौन सा? ये वाला पहला पद। वह समाज जिसमें पहला पद प्रधान होता है, वह समाज जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, वह समाज जिसमें दोनों ही ये पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। वह समाज जिसमें न तो ये वाला पद प्रधान होगा, न ये वाला दूसरा पद प्रधान होगा, न तो पहला पद प्रधान होगा, न ही दूसरा पद, अर्थात तीसरा पद प्रधान होगा। जैसे हम बात करें तीसरे पद की, गजानन गज के समान आनंद है जिसका अर्थात क्या है? गणेश जी। तीसरा पद आ गया ना ऑटोमेटिक, गणेश जी। जैसे बात करें हम नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात नीलकंठ का नाम लेते किसका नाम आएगा? महादेव, शिव शंकर, शिव जी, है ना? ऐसे। और उसी तरह से अब देखो हम पदों के आधार पर समास की बात करते हैं, समास की विशेषताओं को जानते हैं। देखो, पहला समास हम लिखेंगे, अव्ययभाव समास। पहला समास का लिखेंगे अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास की परिभाषा लिखेंगे। देखो, विशेषताओं के आधार पर हम इस समास की क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे। पहली विशेषता मैंने क्या बताई थी कि वह समास जिसका पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है, पहला पद मेन होता है, पहला पद मुख्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययभाव समास कहते हैं, है ना? ये तो इसकी पहली विशेषता होगी, है ना? फिर उसके बाद में दूसरी विशेषता इसकी क्या होगी? इसकी दूसरी विशेषता ये होगी कि दोनों पदों में से कोई एक पद अव्यय का भाव दे, उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययभाव समास कहते हैं। या फिर पदों से पूर्व दूसरे पद से पूर्व उपसर्ग जुड़ा हो, वहां पर भी क्या होता है? अव्ययभाव समास होता है। जैसे जीवन से पूर्व क्या जोड़ दिया? आजीवन, तो यहाँ पर क्या अव्ययभाव समास है। जैसे मरण से पूर्व आ शब्द जोड़ दिया तो क्या हो गया? आमरण, अर्थात यहाँ पर क्या अव्ययभाव समास है। अब देखो, सबसे पहले ये हमें जानेंगे कि अव्यय क्या होता है। अव्यय क्या चीज है? अव्यय की जब तक पहचान नहीं हुई तब तक हम अव्ययभाव समास की पहचान नहीं कर पाएंगे। कैसे पहचान नहीं कर पाएंगे? अव्यय क्या होता है? यानी परिवर्तन के आधार पर शब्द होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। परिवर्तन के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन से? एक तो होता है विकारी शब्द, एक होता है अविकारी शब्द।
विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? परिवर्तन होना, विकार उत्पन्न करना, यानी जो संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, लिंग वचन के अनुसार बदल जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। और जिन जो संज्ञा, सर्वनाम, लिंग वचन के अनुसार नहीं बदलते हैं, जैसे कि जैसे बने रहते हैं, ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। और जहाँ पर अव्यय भाव होता है, जहाँ पर अविकारी शब्द होते हैं और अव्यय से उपसर्ग होता है, वहाँ अव्यय भाव समास होता है। तो दो ही बात हमें ध्यान रखनी है इसमें, अव्यय भाव समास में दो ही बातें ध्यान रखनी है कि जिसका पहला पद प्रधान हो, पहला पद मुख्य हो, और कोई एक पद अव्यय का भाव दे, वहां पर अव्यय भाव समास होता है। या फिर पद से पूर्व, दूसरे पद से पूर्व उपसर्ग जुड़ा हो, उपसर्ग लगा हो, तो वहां पर अव्यय भाव समास होता है। ये इतना ही ध्यान रखना है इसकी परिभाषा में, इतना ही ध्यान रखना है। अब है दूसरा समास। दूसरा समास तत्पुरुष समास। दूसरा समास कौन सा है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की पहली विशेषता क्या है? देखो, अव्ययभाव समास की पहली विशेषता क्या बताई थी? अव्ययभाव समास की क्या बताई थी विशेषता? जिसका पहला पद प्रधान होता है, ये बताई थी। अब तत्पुरुष समास की पहली विशेषता क्या होगी? कि इसका दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है। इसका दूसरा पद क्या होता है? मुख्य होता है। इसका दूसरा पद क्या होता है? मुख्य होता है। यानी वह समास जिसका दूसरा पद मुख्य होता है, वहां तत्पुरुष समास होता है। और इसकी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? यानी ये तो पदों के प्रधानता के हिसाब से होगी, लेकिन दूसरी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? कि इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कारक चिन्ह कर्ता और संबोधन को छोड़कर, कर्ता और संबोधन को छोड़कर जो 8 कारक होते हैं, उन कारकों को छोड़कर, कर्ता और संबोधन को छोड़कर वे बाकी जो 6 कारक होते हैं, 8 कारकों में से 6 कारकों के संबोधन और विभक्ति चिन्हों का प्रयोग जहाँ पर होता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास होता है। देखो, कारक कितने होते हैं? कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। कारक कितने होते हैं? 8। जिसमें सबसे पहला कारक कौन सा है? कर्ता। दूसरा कौन सा है? कारण। तीसरा कारण, अधिकरण, संप्रदान, संबंध, अपादान, और आठवां है संबोधन। ये तत्पुरुष समास में कर्ता की विभक्ति को छोड़ दो, संबोधन की विभक्ति को छोड़ दो, बाकी सभी कारक चिन्ह की विभक्तियों का प्रयोग होता है। और जहां पर इन कारकों की विभक्तियों का प्रयोग हो गया, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। देखो, कर्ता ने कर्म को कारण से, अधिकरण में पर, संप्रदान के लिए, संबंध का कीजिए, अपादान से जो अलग होने का भाव प्रकट करे, है ना? संबोधन हे, अरे, ओ, वाह, या फिर किसी संबोधन के लिए नाम से बुलाते हैं, नाउन शब्द का प्रयोग करते हैं, ये संबोधन की चीज होगी। तो इनमें तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। इन सभी विभक्तियों की जहां जैसे मुझे एक शब्द लिखते हैं राजकुमार, इसका संबंध करेंगे तो क्या आ जाएगा? राजा का कुमार। कुमार का मतलब क्या होता है? पुत्र। कुमार का मतलब क्या होता है? पुत्र। यानी पुत्र किसका है? राजा का। राजा का क्या है? पुत्र है। यानी राजा और पुत्र के बीच में क्या बताया जा रहा है? संबंध बताया जा रहा है। और इसके कारक से कौन सा है? कारक से होने के कारण यहाँ पर क्या है? संबंध तत्पुरुष है। यानी एक दूसरे के बाद दूसरे के मध्य क्या बताया जा रहा है? संबंध बताया जा रहा है। तो वहां पर क्या हो गया? संबंध तत्पुरुष समास हो गया। इस तरह से जहां पर का, की, के विभक्ति समास निर्णय करने पर का, की, के विभक्ति चिन्हों का जहां प्रयोग होता है, वहां संबंध तत्पुरुष समास होता है ना? अब संबंध तत्पुरुष
ये जैसे मानव कर्म है, कर्म के लिए कौन सी कारक की वो विभक्ति है जहाँ पर आ रही है वहां पर कर्म तत्पुरुष हो गया। जहाँ पर समास विग्रह करने पर से विभक्ति आ रही है, से विभक्ति आ रही है वहां पर कर्म तत्पुरुष हो गया। जहाँ पर अधिकरण कारक की में और पर विभक्ति आ रही है तो वहां पर अधिकरण तत्पुरुष हो गया। जहाँ पर संप्रदान के लिए संप्रदान की के लिए विभक्ति आ रही है तो वहां संप्रदान तत्पुरुष हो गया। जहाँ पर का की के आ रहा है समास विग्रह करने पर वहां पर कौन सा हो गया संबंध तत्पुरुष हो गया। यहाँ पर अलग होने का भाव आ रहा है से विभक्ति का प्रयोग करते हुए, मुक्त से विभक्ति का प्रयोग करते हुए तो वहां पर क्या हो गया अपादान तत्पुरुष हो गया, है ना।